बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे अथॉरिटी पर। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बेटा। सर हमने पावर के मुतालिक भी पढ़ा और स्टेट के मुतालिक भी पढ़ा। सर अगर स्टेट में हम देखें तो सबसे पावरफुल जो बंदा होता है वो मेरे ख्याल से सर एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है सर, मतलब कि सबसे ज्यादा वो पावरफुल होता है। सर फिर आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में फिर कुछ अनासर जो है ना वो मतलब अपोजिशन वो मुजाहिमत करते हैं। तो सर पीएम के साथ जो है ना हमारे इमरान खान के साथ, सर उसके साथ तो पावर है, वो अगर चाहे तो वो बातों को मनवा सकता है सर, लेकिन वो फिर भी पीछे हट जाता है। क्यों सर? इस तरह सर आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ आया, अनऑफिशियल आया, लेकिन उसने फिर भी जो करना था वो करके चला गया। तो सर इमरान खान के साथ तो पावर भी है, आर्मी भी उसको सपोर्ट कर रही है, पूरा मुल्क उसको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी सर बस बात के वो करके वो फिर पीछे हट जाता है। यार असल में ये आवाज थोड़ी आपकी कट कट कर आ रही। मैं जो समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का के पास पावर है और अगर वो चाहते हैं तो अपोजिशन को पीछे कर सकता है, फोर्स को इस्तेमाल करके इस्तेमाल नहीं करता, ये आप कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि हमने पावर के मुतालिक भी पढ़ा, स्टेट के मुतालिक भी पढ़ा, ठीक है सर। तो स्टेट में जो सबसे पावरफुल पर्सनालिटी होती है वो एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है सर। आपने फिर कहा कि ब्यूरोक्रेसी जिस मुल्क में होती है तो फिर कुछ अनासर जो वो अपोजिशन मतलब कि मुजाहिमत करते हैं। फिर तो सर अगर इमरान खान चाहे तो वो तो सब कुछ कर सकता है, मतलब उसके साथ पावर है, वो फिर बात करके पीछे हट जाता है कभी कभी। यार असल में मसला ये है कि हमारी जो स्ट्रक्चर बनी पड़ी है ना, स्ट्रक्चर वो बहुत ही क्या कहते हैं, और आप ये समझिए, हुकूमत हुकूमत का होना ही काफी नहीं है। एक होती है जी सर। मजबूत हुकूमत, कमजोर हुकूमत। जी मजबूत सर। हुकूमत, मिसाल के तौर पर आप लोगों को हुकूमत बनाने के लिए मेरे ख्याल में 172 वोट हैं, 72 वोट दरकार है आपको। अब आपके पास है ही 176 वोट, ये नहीं इतने। अब अगर आपके पास 250 वोट होते ना, 200 से ऊपर होते, तो आपकी हुकूमत मजबूत होती। आए दिन इमरान जी सर। के तौर पर अपनी पार्टी से धमकियां होती हैं कि अगर आप लोग ये करेंगे तो हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो देखिए, रुकावटें बहुत ज्यादा होती है। ये जो सियासत होती है ये फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की सेज है। इस पर बहुत बड़ी रुकावटें आती है जो कि हल करनी पड़ती है। आप देखिए, जी सर। झांसी की जो गवर्नमेंट्स थी, अब वो लोग तो ये नहीं। आप देखिए, एक बहुत बड़ी रुकावट इवन आपकी अपनी मीडिया भी होती है। आपकी मीडिया जी आपको सर। किस तरह से पेश कर रही है लोगों के सामने, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अब चाइना की मिसाल है, चाइना तो इन चीजों को चल के रख देता है क्योंकि वहां पे जमहूरियत नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है। हमारे यहाँ इवन एक बंदे को थोड़ी भी खराश आती है तो वो बंदे भी कोर्ट में चले जाते हैं या जा सकते हैं, उनको उनकी डेमोक्रेसी जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे पास आप यूं समझिए कि शेर तो है, गवर्नमेंट शेर तो है, प्राइम मिनिस्टर शेर तो है, लेकिन इसके हाथ तो बांधे जाते हैं। तो यस सर। रुकावटें बहुत ज्यादा होती हैं हमारे यहाँ। हर हर मुल्क के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं, तो हमारी सियासत के कुछ अलग डायनेमिक हैं। तो डायनेमिक्स में रुकावटें बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए। और दूसरी बात, यानी क्या कहते हैं कि रुकावटें भी होती हैं, और हुकूमत जो है, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर भी होती है, तो चाह कर भी कुछ नहीं। जी जी आप देखें हमारे यहाँ अभी जहांगीर तरीन की मिसाल आप देख लें, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और अब इसके अपने 30-40 मेंबर्स हैं, और वो जो है वो गलत तरीके से पैसा बना रहा था, शुगर का शार्ट कर रहा था, बहुत महंगी कर रहा था। अब ये लोग रुकावट बने पड़े हैं इमरान खान के लिए। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं करते, अगर वो कुछ करते तो उनकी यानी ये होते हैं कि भाई उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर ये चीजें होती हैं। अच्छा बेटा, तो हम डिस्कस कर, बेटा अपनी माइक बंद कर दें प्लीज। अच्छा, अब हम बात करेंगे अथॉरिटी के ऊपर। यानी अथॉरिटी के कितने किस्म हैं? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, 3 तरह की अथॉरिटी होती है। अच्छा बेटा, 3 तरह की अथॉरिटी होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी,
What is the traditional authority? In traditional authority, power is legitimated by the sanctity of age-old customs. यानी कभी कभी क्या होता है बेटा, आप किसी चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? आप कहते हैं कि भाई ये चीज हमारे आबाओ इजदाद से चली आ रही है, क्योंकि ये चीज आबाओ इजदाद से चली आ रही है इसीलिए आप उस चीज को फॉलो करते हैं, उस चीज को मानते हैं, तो ये चीज ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहलाती है। People obey their rulers because this is the way things have always been done. For example, आप हमारे यानी इंटीरियर सिंध में आ जाएंगे तो काफी सारे लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर वो, भाई आप लोग पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देते हैं, आप लोग नून लीग को क्यों वोट देते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई हम इस पार्टी को इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा इस पार्टी से रिलेटेड थे और वो इसी को ही वोट देते आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको ही वोट देंगे। ये क्या हो गया? ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी from time immemorial things have been going like this, so we will also do like that. It means what is operating over you, कौन सी चीज किस कौन सा पावर आपके ऊपर काम कर रहा है, और वो कौन सी अथॉरिटी है? वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। People obey their rulers because this is the way things have always been done. A good deal of moral force stands behind traditional authority. यानी कि बेटा ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसमें उसमें एक मोरालिटी का एलिमेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल काफी लोग हैं, आप अगर इंटरव्यू करेंगे, हम भी अक्सर लोगों से पूछते रहते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई फलां पार्टी है, उसने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं, आपके लिए रास्ते नहीं बनाए, आपको नौकरियां नहीं दी हैं, आपके लिए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, फिर भी आप क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं यार हमारे दादा भी इस पार्टी को वोट देते आ रहे थे, हमारे बाबा भी इस पार्टी को वोट देते आ रहे थे, अब अगर हम नहीं देंगे तो ये थोड़ा गद्दारी हो जाएगी और हम गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो वो उस पार्टी से मुंह मोड़ना गद्दारी समझते हैं। तो ये ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जिसको वो इस तरह से ये नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरी अथॉरिटी क्या होती है? वो है लीगल रेशनल अथॉरिटी। लीगल रेशनल अथॉरिटी में क्या होता है? पावर इज लेजिटिमेटेड बाय explicit rules and rational procedures that define the rights and duties of the occupants of given position. बेटा लीगल रेशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि आप किसी भी बंदे को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कहते हैं कि आप इस बंदे को फॉलो करें। मिसाल के तौर पर आप देखें, कोई डिप्टी कमिश्नर होता है, कोई कमिश्नर होता है, लोग उसको ऑर्डर्स को मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो बंदा उस पोजीशन पे आया है और एज अ सिटीजन रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि आप उस बंदे को फॉलो करें। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगी लीगल रेशनल अथॉरिटी, यानी यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स यू आर एक्सेप्टिंग द कमांड्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पोजीशन, ऑफ अ चेयर। ठीक है बेटा, अ पर्सन इज होल्डिंग द चेयर, a person is holding a status and you follow that status. That is legal rational authority. For example, आप जो है अभी कोई पार्टी अपोजिशन में, आप उसको क्यों नहीं मानते, उसके ऑर्डर्स को क्यों? फॉर एग्जांपल अगर शहबाज शरीफ कहे कि भाई ये रास्ता बना दो, अब अमलदार जो है वो इसकी बात नहीं मानेंगे, वो इमरान खान की बात मानेंगे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से भी वही प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हो गई लीगल रेशनल अथॉरिटी। अच्छा बेटा, इसकी एक और मिसाल, अब तक हमने दो अथॉरिटीज पढ़ी हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। मिसाल के तौर पे कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं, आज पोजीशन पे आप उनकी बात मान रहे हैं। ठीक है बेटा, उनकी बात मान रहे हैं, उनके कमांड्स को मानते हैं, उनकी हिदायत पर अमल करते हैं, उनको ओबे करते हैं, ओबीडियंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो चेयर पे बैठे हैं, वो सीट पे बैठे हैं, उनकी बात हमें माननी है। अगर वही कोई कमिश्नर कहता है कि भाई दुकानें बंद कर दो, तो हमें दुकानें बंद कर देनी है। अगर कोई कहेगा कि भाई घर से बाहर ना निकलो, अभी हमने कर्फ्यू लगा लिया, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या है? लीगल रेशनल अथॉरिटी, क्योंकि कानून है, रूल्स रेगुलेशन उनको कहते हैं कि आप लोग आवाम को इस तरह से बंद कर दें घरों में, और आपको कानून कहता है कि भाई आप लोग ना निकलें, इन लोगों की आप बात माने। ये लीगल रेशनल अथॉरिटी है। लेकिन अगर ये लोग रिटायर हो जाए, रिटायर होने के बाद अब इनके पास तो कोई पावर नहीं है,
लेकिन रिटायर होने के बाद भी अगर आप उनकी इज्जत करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे, ये भाई ये 10 साल पहले कमिश्नर रहा है, अगर ये बात कोई कहता है तो हम उसकी बात मानते हैं। अब ये चीज ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन गई, यानी माजी में उसका पावर था और आज भी आप उसको मानते आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहलाएगी। Under this arrangement, officials claim obedience on grounds that their commands fall within the impersonal, formally defined scope of their office. यानी ये जो कमिश्नर्स होते हैं, एसपीज होते हैं, पुलिस के अफसर्स होते हैं, ये क्यों आपसे कहते हैं कि भाई हमारी बात माने? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमारी बात आप इसीलिए माने क्योंकि हम जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं, वो हमें ये कह रही है कि आप पर ये हम कमांड अप्लाई करें। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद एक और आती है अथॉरिटी की किस्म, और वो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। बेटा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या है? पावर इज legitimated by the extraordinary, superhuman or supernatural attributes that people impute to a leader. बेटा कभी कभी क्या होता है कि कोई लीडर, कोई बंदा इस तरह का हो जाता है कि आप यानी कहते हैं ना जरा हटके, वो बंदा जरा हटके होता है, तो वो कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, वो कोई मजहबी आलिम भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो आप उसकी हद से ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्यों करते हैं? क्योंकि वो कैरिस्मेटिक होता है, उसमें कैरिस्मा होता है, उसमें वो करिश्माती शख्सियत का मालिक होता है। आप फिर कायदे कानून से हटकर उसकी इज्जत करते हैं, इसकी ऑनर करते हैं, जो बात वो अपने मुंह से निकालता है आप उसकी बात वो पूरी कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। बेटा आप देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक लीडर थे और इमरान खान या जरदारी भी एक लीडर हैं, लेकिन आप कायदे आज़म को ज्यादा इज्जत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो करिश्माती शख्सियत थे, उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हुआ था अपनी कौम के लिए। तो बेटा जिस बंदे का अपनी कौम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लोग दिल से उनको मानते हो, तो वो कैरिस्मेटिक लीडर बन जाता है। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो हैं, बेनजीर भुट्टो हैं। ठीक है बेटा, दे बिकम कैरिस्मेटिक लीडर। फाउंडर्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, फॉर एग्जांपल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनको कैरिस्मेटिक लीडर मानते हैं, यानी जो बात वो उनसे कहेंगे हमें पूरी करनी है। प्रॉफिट्स, मिलिट्री विक्टर्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई आर्मी का जनरल होता है, वो मुल्क एक किसी मुल्क को फतह कर लेता है, कोई जंग जीत जाता है, हम उसको यानी कैरिस्मेटिकली मानना शुरू कर देते, भाई हमारा लीडर है, इसने हमें फतह दिलाई है। एंड पॉलिटिकल हीरोज कॉमनली ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कैरिस्मा। ठीक है बेटा, मीनिंग लिटरली गिफ्ट ऑफ ग्रेस, यानी उनके अंदर में कोई ऐसी अनयूजुअल चीज है जिस वजह से वो लोगों की धड़कन बन जाता है, वो लोगों के दिल में बस जाता है, और आप उसको कैरिस्मेटिक लीडर मानना शुरू कर देते हैं। मिरेकल्स, रिविलेशंस, एक्सेप्शनल फीट्स एंड बैफलिंग सक्सेसेस आर देयर ट्रेडमार्क्स। बेटा इनकी क्या निशानी है? मिरेकल्स यानी पैगंबर क्या करते थे? मोजज़े करते थे, मोजज़े करना। रिविलेशंस, उनके ऊपर वही आती थी। एक्सेप्शनल फीट्स, या कोई ऐसा काम करना जो आम बंदा ना कर सके, वो काम उस बंदे ने कर दिखाया। एंड बैफलिंग सक्सेसेस, एक आम सियासतदान जो कामयाबी हासिल ना कर सके, वो कामयाबी वो दूसरा सियासतदान हासिल कर ले, तो सियासतदान फिर वो कैरिस्मेटिक लीडर बन जाता है कौम के लिए। ठीक है बेटा, तो ये थी अथॉरिटी। उसके बाद है गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट एक और ब्रांच है पॉलिटिक्स की। ये क्या है? Those individuals and groups who control the state apparatus and direct state power। यानी कि बेटा अब गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप होता है, कैबिनेट में 40-45 वजीर होते हैं, 40-45 लोगों का एक ग्रुप होता है जो पॉलिसियां बना रहे होते हैं, और स्टेट का जो पावर है
वो अपने हाथ में रखकर मामलात को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। यानी फौज उनकी बात मानेगी, पुलिस उनकी बात मानेगी, जितने भी इदारे हैं वो सारे इनकी बात मानेंगे। ये जो 40-50 लोग होते हैं इनकी बात मानेगी। और ये 40-50 लोग क्या कहलाते हैं? ये गवर्नमेंट कहलाते हैं। These individuals and groups formulate the rules and policies. ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये लोग रूल्स बनाते हैं that are authoritative, binding and pervasive throughout a society. यानी वो कायदे कानून जो ये लोग बनाते हैं, जो पॉलिसियां ये लोग बनाते हैं, उन चीजों को अथॉरिटी कहा जाता है। बाइंडिंग यानी ये चीज सारे लोगों को माननी है। परवेसिव, और ये चीजें सारी सोसाइटी में कायम की जाती हैं। अब आप देखें कोरोना चल रहा है, कोरोना में एनसीओसी वाले जो होते हैं, एनसीओसी नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कोऑर्डिनेशन, एनसीओसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है बेटा। अब ये लोग जो पॉलिसियां बनाते हैं उन पॉलिसियों को अप्लाई करना है पूरे मुल्क के ऊपर कि भाई मास्क पहनना है, दुकानें बंद करनी है, यूनिवर्सिटियां बंद करनी है। ये पूरे मुल्क में अप्लाई होती है पॉलिसीज, ये कौन से गवर्नमेंट करती है। अब आप देखिए कोई भी अपोजिशन वाला, अब फॉर एग्जांपल ये जो है नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो कहेंगे भाई हम पॉलिसियां बनाते हैं। नहीं, ये नहीं बना सकते। हाँ, पीपल्स पार्टी बना सकती है सिंध की हद तक, क्योंकि सिंध में इसकी गवर्नमेंट है। The decisions they make profoundly affect the everyday lives of a nation citizenry. यानी जो कोई फैसला ये लोग लेते हैं, 40-50 लोग जो कोई फैसला लेते हैं, ये फैसला आम बंदे की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर करती है। मिसाल के तौर पर ये लोग कहेंगे भाई लॉकडाउन लगा दो। अब एक बंदा जाता था मजदूरी पे, वो बंदा मजदूरी पे नहीं जा पाएगा। ठीक है बेटा, तो एक आम बंदे की लाइफ में इस कदर असर होता है इन लोगों के डिसीजंस का। ठीक है बेटा, एंड वेरी ऑफन द सिटीजनरी ऑफ अदर नेशंस एज वेल। यानी कभी कभी दूसरी कौमों के जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो कहे कि भाई हमें जंग करनी है पाकिस्तान में, वो लोग हमला करना शुरू करते हैं। अब हमारे जो आम शहरी हैं उन लोगों पे भी उन लोगों के फैसले का असर पड़ेगा। जो उन लोगों 40-50 लोग थे इंडिया के हुकूमत के जो फैसला किया, उनका फैसले का असर हमारे एक आम शहरी पे भी पड़ेगा। ठीक है बेटा, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी, फिर जो है वो लोग हैं वो काम पे नहीं जा पाएंगे, जंग होगी। तो आप देखें दूसरे मुल्क के शहरियों पे भी कभी कभी फर्क पड़ता है। कोई एक यानी दूसरे मुल्क का कोई गवर्नमेंट का जो लीडर है, वजीर है, वजीर आजम है, कोई फैसला लेते हैं तो policies to economy, military expenditures, issues of war and peace, drug trafficking, education, healthcare, social welfare, and environmental issues leave no individual untouched by their consequences and ramifications. यानी कि बेटा यहाँ पे 8-10 चीजें बताई गई हैं। तो इन 8-10 चीजों के बारे में जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये पॉलिसीज इतना असरअंदाज होती हैं कि मुल्क का कोई एक शहरी भी नहीं होता जिन पर इन पॉलिसियों का असर ना पड़ता हो। सारे के सारे लोगों पे इन पॉलिसियों के असरात पड़ते हैं। आप देखें ये जो डिसीजन लेते हैं महंगी चीजों को महंगी करने का, अब वो महंगाई का असर कितना आवाम तक पड़ता है। ठीक ठाक किस्म के लोग होते हैं वो भी चीखे मार रहे होते हैं भाई महंगाई बढ़ गई है। आम बंदे पर कितना असर होता होगा इन लोगों के फैसलों का। अच्छा बेटा, इसके बाद डेमोक्रेसी है। अब तक बेटा हमने पावर पढ़ा है, अथॉरिटी पढ़ी है, स्टेट पढ़ी है और गवर्नमेंट पढ़ी है। 4 चीजें पढ़ी है। 5वीं चीज है डेमोक्रेसी। बेटा डेमोक्रेसी एक यानी तर्ज हुकूमत होती है, हुकूमत का एक तरीकेकार होता है। आप देखिए चाइना की भी हुकूमत है, पाकिस्तान की भी हुकूमत है। चाइना की हुकूमत इतनी बड़ी एफिशिएंट है, पाकिस्तान की हुकूमत इतनी बड़ी एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी अच्छा सिस्टम भी है लेकिन इसके अपने मसले मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं। Political system in which the powers of government derive from the consent of the governed. यानी कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी जो अवाम है जिन पे हुकूमत की जा रही है उन लोगों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अवाम ही चुनती है हुक्मरानों को इलेक्शंस के जरिए, वोट के जरिए डेमोक्रेसी में।
The populace has a voice in decision making by virtue of its right to choose among candidates for political office. यानी कि बेटा आप, हम और आप लोग जो है ना, हमारे पास बहुत बड़ा पावर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लीडर्स हैं उनको हम चुनते हैं और फिर वो लोग हमारी परवाह करते हैं, यार हमें वापस भी जाना है अवाम में और अवाम से वोट भी मांगना है। अवाम कैसे हमारी बात मानेगी अगर हम उनके हक की बात नहीं करेंगे, हम उनके लिए कोई पॉलिसियां नहीं बनाएंगे। इसीलिए उनको परेशानी होती है। ओनली इन रेयर केसेस, बहुत ही कम ऐसा होता है, सच एज द न्यू इंग्लैंड टाउन मीटिंग ऑफ कॉलोनियल टाइम्स, डू वी फाइंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबली नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी फैसला लेना हो तो अवाम से जाकर पूछें। फॉर एग्जाम्पल लियारी के बारे में कोई फैसला लेना हो, सारे लियारी के सारे लोगों से पूछे। भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? जो लियारी के नुमाइंदे होंगे 8-10, उनसे बात की जाएगी। सारे लियारी के लोगों से बात नहीं की जाएगी। ठीक है बेटा? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। फेस टू फेस पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द सिटीजनरी। अगर बेटा ऐसे हो कि आम शहरियों से बातचीत की जाए, आम शहरियों से राय ली जाए, आम शहरियों से जो है वो कंसल्टेशन की जाए, तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी बन जाएगी? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी बन जाएगी। ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो हमारे लिए पास कौन सी डेमोक्रेसी होती है? हमारे पास होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेटा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, वो क्या है? अच्छा बेटा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? इसमें आवाम जो है अपने नुमाइंदे चुनती है और उनके अख्तियार देती है कि आप असेंबलियों में जाकर हमारे बिहाव पे बात करें, हमारी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर आप जाकर हमारे बिहाव पे बात करें। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी तकरीबन सारे ममालिक में यही डेमोक्रेसी चल रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी भी मुल्क में नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सारे मुल्कों में है। इसमें क्या होता है? ऑफिशियल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पीरियडिक इलेक्शंस दैट आइदर कंफर्म देम इन पावर और रिप्लेस देम विद न्यू ऑफिशियल्स। यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर 4-5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में लोगों को चुना जाता है और वो लोग जाकर हुकूमत बनाते हैं और वो लोग जाकर अवाम की बिहाफ पे फैसले लेते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Sociologists have undertaken a search for those social conditions that favor a stable democracies। यानी कि बेटा कौन से फैक्टर हैं जिनसे डेमोक्रेसी स्टेबल होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं होती। आप देखें इंडिया में इलेक्शंस होती हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस होती हैं। इंडिया में इलेक्शंस होती है तो लोगों को पक्का मालूम होता है कि ये गवर्नमेंट 5 साल चल जाएगी। हमें पता ही नहीं होता कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर पाएगी भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह की चीजें होती हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह की चीजें नहीं होती। उनका इलेक्शन का निजाम बहुत बड़ा तगड़ा है, कोई धांधली नहीं कर सकता। हमारे पास इलेक्शन का निजाम तगड़ा नहीं है, लोग अपने मर्जी के, यानी धांधली भी होती है। फिर वो लोग जिनको अवाम चुनता है वो पीछे होते हैं, दूसरे लोग आगे आ जाते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट इस तरह की चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि उन चीजों को जान सकें जो स्टेबल डेमोक्रेसी की वजह होते हैं। वोटिंग पार्टिसिपेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जितने ज्यादा लोग जो है वो दिलचस्पी लेंगे वोटिंग के साथ, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो एक फॉर्म होगी, फ्रेजाइल नहीं होगी, और वो जो है वो अथॉरिटेटिव भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, वन फैक्टर इज पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। बेटा पॉलिटिकल प्लूरलिज्म क्या है? A social arrangement characterized by a competitive struggle for positions of power, challenges to incumbents, and shifts in the parties holding office। यानी कि बेटा पॉलिटिकल प्लूरलिज्म ये एक फैक्टर है जिसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा
असरअंदाज होता है। ठीक है बेटा, कैसे असरअंदाज होता है? क्योंकि जहाँ पे ज्यादा पार्टियां होती हैं वहां पे पोजीशन के लिए कंपटीशन होता है, और जो गवर्नमेंट होती है उसको चैलेंज किया जाता है, और एक एक पार्टी आती है, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी आती है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल प्लूरलिज्म के दायरे में आती हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंक्लूड फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, यानी कि बेटा डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी आपके सिस्टम का हिस्सा होता है, जिसको हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर ये चीजें हैं तो आपकी डेमोक्रेसी स्टेबल होती है, अगर ये चीजें नहीं है तो आपकी डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं होती। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्या चीजें आ जाती हैं? फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस जो है वो फ्री होने चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, हर बंदे के की चॉइस हो कि वो किसको वोट दे, और कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव में इलेक्शन हो रही है, वडेरा तगड़ा है, तो वो किसी और को खड़ा ही ना होने दे, वो कहे कि नहीं कोई और मेरे सामने में नहीं खड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये फ्री और कॉम्पिटिटिव इलेक्शन नहीं होंगे इस सिचुएशन में। द राइट टू फॉर्म अपोजिशन पार्टीज, यानी मुखालिफ पार्टी के बनने का भी हक हो लोगों को। फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, हुकूमत पर क्रिटिसाइज करने का हक भी हो। फ्रीडम टू सीक पब्लिक ऑफिस एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी जो एक आम बंदा है वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सके, और जीते तो वो भी मिनिस्टर बन सके। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आती हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद टोटलिटेरियनिज्म है। टोटलिटेरियनिज्म एक बेटा डेमोक्रेसी भी एक निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम एक गवर्नमेंट का यानी किस्म है, और दूसरा किस्म है टोटलिटेरियनिज्म। दूसरा किस्म ये है बेटा डेमोक्रेसी के अपोजिट में। नंबर वन, गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। बेटा टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है कि भाई आप लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सी नहीं पढ़ेंगे, कौन सी अखबार पढ़ेंगे, कौन सी नहीं पढ़ेंगे, इस चीज का फैसला भी हुकूमत ने करना होता है। आप किस बंदे के साथ मिलेंगे, किस बंदे के साथ नहीं मिलेंगे, इस चीज का फैसला भी आपकी गवर्नमेंट करती है। यानी डीप की हद तक, नीचे की निचली सतह तक जो आपके मामला गवर्नमेंट की कंट्रोल में होते हैं, इसको हम कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। All forms of social organization become an extension of the state and are expected to act as its agent. यानी छोटी सी छोटी हद तक, निचली हद तक जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, स्टेट का हिस्सा होते हैं, और वो गवर्नमेंट की बिहाफ पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अ टोटलिटेरियनिज्म सोसाइटी टिपिकली हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बेटा तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या? मोनोलिथिक पॉलिटिकल पार्टी, बेटा जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म होता है वहां पे एक ही पार्टी होती है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और कोई पार्टी है ही नहीं, उसके सामने कोई पार्टी बन ही नहीं सकती, कोई खड़ी नहीं हो सकती। तो पहली निशानी ये है कि एक ही पार्टी होगी। दूसरी निशानी ये कि उनकी कंपेलिंग आइडियोलॉजी, यानी आइडियोलॉजी बड़ी सख्त होगी, उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई भी बात उसके खिलाफ करेगा तो उसको फांसी दी जाएगी। परवेसिव सोशल कंट्रोल, परवेसिव यानी कि बेटा कोने कोने में उस एक ही पार्टी का सिस्टम का कंट्रोल होता है। बेटा ये तीन निशानियां होती हैं टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम की। अच्छा बेटा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सातवां एलिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ड्यूरेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बाय पुटिंग इट्स पीपल इन पब्लिक ऑफिस। बेटा पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो यानी कि कोशिश करता है इलेक्शंस के जरिए वो पावर में आए और अपने बंदों को हुकूमत में बिठाए, मिनिस्ट्रियां दे, और फिर अपनी अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से मुल्क को चलाए। अच्छा बेटा, उसके बाद मास मीडिया भी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होता है। मास मीडिया क्या है? those organizations, newspapers, magazines, television and radio that undertake to communicate with a large segment of the public। बेटा ये जो आपकी टेलीविजन है, अखबारें, रिसालात, ये सारे जो आप अवाम के मसले हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं, हुक्मरानों की बातें अवाम तक पहुंचाते हैं,
तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। फॉर इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन द पब्लिक मस्ट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन गवर्नमेंट। यानी कि बेटा अवाम जो है वो हुकूमती मामलात कैसे चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी अवाम के पास हो, ताकि जानकारी होगी तभी अवाम जो है वो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाएंगे हुकूमती मामलात में, और मीडिया जो है वो हुकूमत के मामलात अवाम तक पहुंचाती है। Although there is little credible evidence that the television networks knowingly favor particular presidential candidate, political party, they do influence public attitudes by their selection of news events। यानी कि बेटा ये डायरेक्टली तो नहीं हो सकता कि कोई चैनल जो वो एक पार्टी को सपोर्ट करे, जैसे ARY है या जियो न्यूज है, ये कहे कि भाई आप नवाज शरीफ को वोट दें और वो कहे कि भाई आप इमरान खान को वोट दें। भाई मीडिया का ये काम नहीं है कि वो एक कैंडिडेट को सपोर्ट करे, मीडिया का काम है दोनों कैंडिडेट्स की बातों को अवाम तक पहुंचाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंदरूनी तरह से इनडायरेक्ट वे में चैनल जो होते हैं, मीडिया के चैनल, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ARY के बारे में कि वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जियो न्यूज के बारे में कि वो नून लीग को सपोर्ट करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे वो खबरें ही ऐसी उठाएंगे। ARY वाले क्या करेंगे? हर वो बात उठाएंगे जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट होगी, और वो हर वो बात उठाएंगे जो इमरान खान के फेवर में होगी। और जो न्यूज वाले हर वो टॉपिक उठाएंगे जो इमरान खान के खिलाफ होगा, और हर वो टॉपिक उठाएंगे जो नवाज लीग के हक में होगी। तो द वे दे सिलेक्ट द न्यूज, जिस तरह से वो न्यूज सिलेक्ट करते हैं, उसके जरिए वो अवाम की राय पर असरअंदाज होते हैं कि वो किस पार्टी को वोट दें। In conducting their campaigns, more and more candidates are turning to high-powered professionals who advise them on every detail, ranging from which issues they should tackle to the images they should project in media appearances। यानी कि बेटा अभी जो डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होती हैं, उसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट को हायर करते हैं कि भाई हम किस तरह से अवाम के राय पर असरअंदाज हों, अवाम में हम किस तरह से मकबूल हों, किस तरह की बातें करें, किस तरह की स्पीचेस हम दें, किस तरह की ड्रेसिंग हम करें ताकि हम अवाम में मकबूल हो जाएं। तो वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। Computer technology is also being employed to target specific voter groups and then bombard them with TV advertising specifically tailored them। यानी कि बेटा जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो उसके जरिए अवाम जो है उस पर असरअंदाज होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये लोग अवाम की राय पर असरअंदाज होते हैं। और फिर टीवी की एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस हिसाब से बनती है ताकि वो एक मखसूस लीडर को सपोर्ट कर सके। लास्ट पॉइंट बेटा, campaign managers are employing public opinion polls not only to find out how voters pursue their candidates but to determine what voters want to hear their candidates say। यानी कि बेटा पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो है वो की जाती है। पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए क्या होता है, अवाम की राय जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाई जाती है, और इवन ये तक कहा जाता है कि कितने % लोग जो है वो फला पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कितने % लोग हैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अवाम हुकूमत से राजी है या नहीं। इस तरह की बातें पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए मीडिया जो है वो जानती है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये आपका लास्ट क्लास था, लेकिन कल एक और लेक्चर होगा 20 सेक्शन वालों के साथ, और फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बेटा, कोई सवाल को कोई बात ऐड करनी हो? यस सर, सवाल है। जी हेलो सर। बेटा बताएं। यस सर, पॉलिटिशियन एंड स्टेटमेंट में डिफरेंस है या सेम ही होती है? पॉलिटिशियन और स्टेटमेंट में फर्क है या मैंने बोला सेम ही होता है? ये बेटा देखिए, एक आप स्टेट की बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियन। बेटा स्टेटमेंट बयान को कहते हैं। स्टेटमेंट मींस बयान। फॉर एग्जांपल इमरान खान एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमरान खान एक बयान दिया है। तो पॉलिटिशियन बंदा होता है, स्टेटमेंट उसकी बात होती है। जी एनीवन एल्स? बेटा जी सर। हेलो सर। जी बेटा
सर आपने कहा कि स्टेट के पास फोर्सेस होती हैं। जी डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा था कि यहाँ फोर्सेस के पास स्टेट है। आप इस बात से कितना मुत्तफिक हैं? बेटा देखें, ये एक सियासी सवाल है, क्योंकि अब ये हमारी चीजें सारी रिकॉर्डेड हैं, तो हम इस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सियासी बात है। अब जो अपोजिशन वाले होते हैं ना, वो ये बात कहते हैं, और हुकूमत वाले कहते हैं कि नहीं, फोर्सेस हमारे हाथ में, आर्मी हमारे हाथ में है। लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आर्मी के हाथ में सब कुछ चल रहा है। तो चूंकि वी बिलोंग टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वी कैन नॉट से लाइक दैट कि आया फोर्स के पास कंट्री है या कंट्री के पास फोर्स है। जी, एनीवन एल्स? थैंक यू सर। एनीवन एल्स? हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर, आपने कहा कि टोटली टेररिज्म में है ना, जो गवर्नमेंट ही अंडरटेक करती है कि कैसे लोगों से मिलना है और कैसे लोगों के साथ चलना है, वो सर कैसे? जी बेटा, बेटा ये कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि सानिया मिर्जा ने शादी की थी शोएब मलिक से, पाकिस्तान का बंदा था। अब आम आवाम जो है ना, आम आवाम, उसने बड़ी मुदाखलत, बड़ी यानी की थी कि भाई ये शादी ना हो, जो आम इंडियंस थे, जो हिंदू थे खासकर। तो बेटा अगर वहां पे टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट होती है, और मोदी की गवर्नमेंट तकरीबन काफी चीजें उसमें ये चीजें हैं, वो लोग क्या करते, बड़ी रुकावटें डालते इस शादी में। वो लोग कहते कि सानिया मिर्जा वहां पे शादी ना करे, अगर करती तो उसको स्पोर्ट्स में नहीं उठाते, टीम में नहीं उठाते, फिर उसको कोई अवार्ड नहीं देते। वो किसी मुल्क में जाना चाहती तो वो कहती भाई हम आपको ये नहीं दे रहे, हम आपको वीजा नहीं दे रहे, आप नहीं जा सकती, हमारी तरफ से नहीं खेल सकती। इस तरह की रुकावटें खड़ी कर दी जाती है अगर इसने शोएब मलिक से शादी की। अब आप देखिए, शादी तो उसका जाती मामला था, लेकिन एक बंदे के जाती मामला तक गवर्नमेंट मुदाखलत कर रही है, तो ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं, बल्कि ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, और कोई सवाल? चले बेटा, लास्ट मिनट हमारा चल रहा है, हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसके साथ हमारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कहा, कल हमारा एक और लास्ट लेक्चर होगा जो कि एजुकेशन के ऊपर होगा, 5th इंस्टीट्यूशन। और बेटा आपके एग्जाम में ये 5 आएंगे, 5 लेक्चर्स जो चैप्टर नंबर 6 में है। वो कौन से हैं? इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, फैमिली एंड बेटा फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, 5वां रिलीजन। ये बेटा 5 आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।